कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजता है और कमजोर व्यक्ति बहाना। इसलिए बहाने के बजाय समाधान पर फोकस करें, निश्चित ही सफलता मिलेगी। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना को आज देंगे 6,800 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात। हैदराबाद में नागरिक उड्डयन अनुसंधान संगठन करेंगे राष्ट्र को समर्पित। ओडिशा के चंडीखोले में 19,600 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास। परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में भारत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि। तमिलनाडु के कलपक्कम में भारत के पहले स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की कोर लोडिंग की हुई शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने साक्षी। रूस के बाद वाणिज्यिक रूप से संचालित होने वाला फास्ट ब्रीडर रिएक्टर वाला दूसरा देश होगा भारत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में पहला पेयजल सर्वेक्षण पुरस्कार करेंगी प्रदान। कार्यक्रम में शहरों और राज्यों को जल क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए 130 पुरस्कारों से किया जाएगा सम्मानित। सदन में भाषण या वोट देने के लिए सांसदों और विधायकों को रिश्वत लेने पर अब कानूनी कार्रवाई से छूट नहीं। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से सुनाया फैसला। रिश्वत मामले में 5 न्यायाधीशों की पीठ के 1998 में दिए गए फैसले को किया गया खारिज। प्रधानमंत्री ने की सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की सराहना। और नौसेना कमांडरों का पहला सम्मेलन आज से। सम्मेलन वर्चुअल और व्यक्तिगत दोनों रूप से होगा और इसका पहला चरण समुद्र में होगा संपन्न। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नौसेना कमांडरों को करेंगे संबोधित। भारतीय नौसेना की ट्विन कैरियर ऑपरेशन से संचालित करने की क्षमता का होगा प्रदर्शन। सुप्रभात में बात करते हैं विस्तार से। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 के फाइनल का उद्घाटन आज संसद परिसर के संविधान सदन में होगा। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 31 दिसंबर 2017 को अपने मन की बात संबोधन में दिए गए विचार पर आधारित है। इस वर्ष राष्ट्रीय युवा संसद का आयोजन युवाओं की आवाज राष्ट्र के परिवर्तन के लिए सहभागी और सशक्त बने, यानी यंग वॉइस एंगेज एंड एम्पावर फॉर नेशन ट्रांसफॉर्मेशन, इस विषय पर आधारित किया जा रहा है। इन युवा संसदों का उद्देश्य लोकतंत्र की जड़ों को मजबूती प्रदान करना, अनुशासन, दूसरों के दृष्टिकोण के प्रति सहनशीलता की स्वस्थ आदतें विकसित करना और युवाओं को संसद की प्रथाओं और प्रक्रियाओं के बारे में जानने में सक्षम बनाना है। युवा संसद युवाओं में नेतृत्व के गुणों को बढ़ावा देती है और उन्हें अपनी पूरी क्षमता का एहसास करने और इस प्रक्रिया में राष्ट्र निर्माण में योगदान करने में सक्षम बनाती है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 का आयोजन देश भर में 9 फरवरी से 6 मार्च तक किया जा रहा है। युवा संसद का आयोजन देश के 785 जिलों को कवर करते हुए 3 स्तरों पर किया गया है। राज्य स्तरीय 87 विजेता केंद्र कक्ष में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय युवा संसद 2024 के फाइनल में भाग लेने के लिए नई दिल्ली में एकत्रित हो रहे हैं। इनमें से पहला स्थान पाने वाले 29 युवाओं को दिए गए विषयों पर अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। शेष 58 राष्ट्रीय युवा संसद में श्रोता के रूप में भाग लेंगे। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं जल क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कारों की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज जल क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए शहरों और राज्यों को सम्मानित करेंगी। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने प्रदान किए जाने वाले पहले पेयजल सर्वेक्षण पुरस्कारों की घोषणा की है, जहां शहरों और राज्यों को जल क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए सम्मानित किया जाएगा। ये पुरस्कार आज दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रदान किए जाएंगे।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगी। ये मंच उन लोगों को सम्मानित करने के लिए तैयार किया गया है जो अपने समुदायों के लिए स्वच्छ और टिकाऊ जल संसाधन सुनिश्चित करने में सफल रहे हैं। शहरों और राज्यों की उल्लेखनीय उपलब्धियों को दर्शाते हुए 130 पुरस्कारों की एक विशिष्ट श्रृंखला यहां देखने को मिलेगी। विज्ञान भवन में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में 1,500 से ज्यादा पुरस्कार विजेताओं और प्रतिभागियों को शामिल होने का मौका मिलेगा। इस कार्यक्रम में न केवल उत्कृष्टता का जश्न मनाया जाएगा, बल्कि कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन मित्र पहल को भी शुरू किया जाएगा। महिला स्वयं सहायता समूह देश के विभिन्न हिस्सों से इस कार्यक्रम में लाइव जुड़ेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कोयम्बटूर में महाशिवरात्रि समारोह में भाग लेंगे। 8 मार्च को ईशा योग केंद्र में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। ये कार्यक्रम शाम 6 बजे से आयोजित किया जाएगा। 8 मार्च से 9 मार्च की सुबह 6 बजे तक विभिन्न क्षेत्रों के हजारों लोग इसमें भाग लेंगे। इसे दुनिया भर में 22 भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा। उत्सवों में पंचभूत आराधना, लिंग भैरवी महायात्रा, सद्गुरु जग्गी वासुदेव के प्रवचन, ध्यान और आदियोगी दिव्य दर्शन शामिल हैं। 12 घंटे के समारोह को पहली बार पूरे भारत में चुनिंदा बड़ी स्क्रीनों पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के कार्यक्रम की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तेलंगाना और ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। तेलंगाना में 6,800 करोड़ रुपए और ओडिशा में 19,600 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री आज करने वाले हैं। प्रधानमंत्री सुबह करीब 11 बजे तेलंगाना के संगारेड्डी में कई प्रोजेक्ट की शुरुआत करेंगे। ये प्रोजेक्ट्स सड़क, रेल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से जुड़े हैं। प्रधानमंत्री हैदराबाद में नागरिक उड्डयन अनुसंधान संगठन केंद्र का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा वो 3 नेशनल हाईवे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी आज करने वाले हैं। दोपहर 12 बजे के करीब एक जनसभा को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। शाम को प्रधानमंत्री ओडिशा के जाजपुर पहुंचेंगे और वहां 19,600 करोड़ की विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। फिर चांदीखोल में एक रैली को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री का सिकंदराबाद के श्री उज्जैनी महाकाली मंदिर में दर्शन और पूजन करने का भी कार्यक्रम है। इससे पहले सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिलाबाद में 56,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उनके लिए विकास का मतलब गरीब से गरीब व्यक्ति का विकास, दलित, आदिवासी, पिछड़ों और वंचितों का विकास है। पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने तेलंगाना के विकास के लिए कहीं ज्यादा राशि खर्च की है। हमारे लिए विकास का मतलब है गरीब से गरीब का विकास, दलित, वंचित, आदिवासियों का विकास। हमारे इन प्रयासों का परिणाम है कि आज 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ चुके हैं। ये हमारी गरीब कल्याण योजनाओं की वजह से मुमकिन हुआ है। विकास के इस अभियान को अगले 5 वर्षों में और तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि 56,000 करोड़ रुपए से अधिक की ये परियोजना तेलंगाना समेत देश के अनेक राज्यों में विकास के नए अध्याय लिखेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने तेलंगाना के विकास के लिए कहीं ज्यादा राशि खर्च की है। आज 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ चुके हैं।
ये हमारी गरीब कल्याण योजनाओं की वजह से मुमकिन हुआ है। 56,000 करोड़ 56,000 करोड़ रुपीस, उससे भी ज्यादा ये प्रोजेक्ट तेलंगाना समेत देश के अनेक राज्यों में विकास का नया अध्याय लिखेंगे। इनमें ऊर्जा से जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, पर्यावरण की रक्षा के लिए किए जा रहे कार्य है और तेलंगाना में आधुनिक रोड नेटवर्क विकसित करने वाले हाईवेज भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार राज्यों के विकास के माध्यम से राष्ट्र के विकास के मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को और तेलंगाना राज्य के निर्माण को करीब 10 साल हो गए हैं। जिस विकास का सपना तेलंगाना के लोगों ने देखा था, उसे पूरा करने में केंद्र सरकार हर तरह से सहयोग कर रही है। केंद्र की हमारी सरकार को और तेलंगाना राज्य के निर्माण को करीब करीब 10 साल हो रहे हैं। जिस विकास का सपना तेलंगाना के लोगों ने देखा था, उसे पूरा करने में केंद्र सरकार हर तरह से सहयोग कर रही है। आज भी तेलंगाना में 800 मेगावाट 800 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता वाली एनटीपीसी की दूसरी यूनिट का लोकार्पण हुआ है। इसे तेलंगाना की बिजली उत्पादन क्षमता और ज्यादा बढ़ेगी, राज्य की जरूरतें पूरी होगी। अंबारी, आदिलाबाद, पिंपलकुट्टी इस रेल लाइन के इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी पूरा हो गया है। आज आदिलाबाद, बेला और मुलुगु में 2 नए नेशनल हाईवेज का भी शिलान्यास हुआ है। रेल और रोड की इन आधुनिक सुविधाओं से इस पूरे क्षेत्र के और तेलंगाना के विकास को और रफ्तार मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीजेपी देश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री तेलंगाना के आदिलाबाद में रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी आदिवासी कल्याण और गौरव को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए काम कर रही है। आदिवासी समाज में भी जो लोग अति पिछड़े हैं, जो अब तक विकास से वंचित हैं, उनके लिए बीजेपी सरकार ने पीएम जनमन योजना शुरू की है। बीजेपी आदिवासी कल्याण को, आदिवासी गौरव को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए काम कर रही है। आदिवासी समाज में भी जो लोग अति पिछड़े हैं, जो अब तक विकास से वंचित हैं, उनके लिए बीजेपी सरकार ने पीएम जनमन योजना शुरू की। इस योजना पर 24,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। इसका लाभ हमारे तेलंगाना के भी चेंचू, कोलम, कोंडारेड्डी, थोटी, ऐसी छोटी छोटी जो आदिवासी समाज की जातियां हैं, दूर दूर है, ये इनके लिए लाभ मिलने वाला काम है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण में आकंठ डूबे इंडी गठबंधन के नेता बौखला गए हैं। लेकिन तेलंगाना के लोग ये जान चुके हैं कि परिवारवादी पार्टियों के चेहरे अलग हो सकते हैं, लेकिन चरित्र एक ही होता है। इनके चरित्र में झूठ और लूट शामिल है। बीजेपी की केंद्र सरकार किस स्पीड से और कितने बड़े स्केल से विकास उत्सव मना रही है, ये बताने के लिए मैं आपको और देश को, और ये जो बार बार चुनाव लिखते हैं ना, उनको खास मैं 15 दिन का हिसाब देता हूं। दे दूं आपको मेरा 15 दिन का हिसाब दे दूं? देखिए 15 दिन में क्या क्या हुआ। 15 दिन में 2 IIT, एक IIIT DM, 3 IIM और एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स IIS, इसके कैंपस का लोकार्पण हुआ। 15 दिन में देश के अलग अलग राज्यों में 5 एम्स का लोकार्पण हुआ। 15 दिन में किसानों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी स्टोरेज स्कीम शुरू हुई। 15 दिन में 18,000 कोऑपरेटिव्स के कंप्यूटराइजेशन के काम पर पूरा होने का लोकार्पण हुआ। 15 दिन में सिंदरी में देश के बड़े खाद कारखाने का लोकार्पण हुआ। 15 दिन में भारत के सबसे लंबे केबल आधारित ब्रिज का लोकार्पण हुआ है। 15 दिन में रेलवे से जुड़ी 2000 से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ। 15 दिन में ही ऑयल और गैस सेक्टर से जुड़े 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट देश को मिले हैं। 15 दिन में ही केजी बेसिन में फर्स्ट ऑयल का लोकार्पण हुआ है। वहां से निकले कच्चे तेल के पहले टैंकर को हरी झंडी दिखाई है। 15 दिन में ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट का उद्घाटन हुआ है। 15 दिन के ये काम आत्मनिर्भर भारत से विकसित भारत के निर्माण को और सशक्त कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को तमिलनाडु के कलपक्कम का भी दौरा किया। यहां उन्होंने भारत के स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की कोर लोडिंग की शुरुआत को देखा। ये भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इस PFBR को भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड ने विकसित किया है। इस रिएक्टर कोर में नियंत्रण उप असेंबली, आवरण उप असेंबली और ईंधन उप असेंबली शामिल हैं। भारत ने सीमित ईंधन चक्र के साथ 3 चरणों वाला परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम अपनाया है। PFBR में परमाणु कार्यक्रम के दूसरे चरण में पहले चरण से उपयोग किए गए ईंधन को फिर संसाधित किया जाता है और PFBR में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। इस सोडियम कूल्ड PFBR की एक खास विशेषता ये है कि इस खपत से अधिक ईंधन का ये उत्पादन कर सकता है और इस प्रकार भविष्य के तेज रिएक्टरों के लिए ईंधन आपूर्ति में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में मदद करता है। रिएक्टर से उत्पन्न न्यूनतम परमाणु अपशिष्ट और उन्नत सुरक्षा सुविधाओं के साथ FBR ऊर्जा का सुरक्षित, कुशल और स्वच्छ स्रोत प्रदान करेंगे और शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य में योगदान देंगे। परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के तीसरे चरण में थोरियम के उपयोग की दिशा में ये भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके एक बार शुरू हो जाने के बाद भारत रूस के बाद फास्ट रिएक्टर का वाणिज्यिक संचालन करने वाला दूसरा देश बन गया है। सोमवार को प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के चेन्नई में भी जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार तमिलनाडु के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए भारत सरकार अनेक योजनाओं का पैसा सीधे लाभार्थियों को भेज रही है, लेकिन DMK सरकार ने राज्य के लोगों की जरूरतों और सपनों से मुंह फेर रखा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि परिवारवादी पार्टियां सिर्फ और सिर्फ अपने भविष्य की सोचती हैं, जबकि बीजेपी देश के भविष्य के बारे में सोचकर काम कर रही है। बीजेपी की केंद्र सरकार
तमिलनाडु के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए भारत सरकार अनेक योजनाओं का पैसा सीधे यहां के लाभार्थियों को भेज रही है। डीएमके को दिक्कत इसी बात से है कि लाखों करोड़ रुपए का ये लाभ सीधे तमिलनाडु के लोगों के अकाउंट में पहुंच रहा है। आज टॉयलेट्स, गैस कनेक्शन, नल से जल कनेक्शन, फ्री हेल्थ इंश्योरेंस, सड़क, रेल, हाईवे, पोर्ट सब पर काम हो रहा है। लाखों करोड़ रुपयों के इन विकास कार्यों को लूटने में डीएमके के लोगों को मुश्किल आ रही है। इस बात से यहां की एक फैमिली बहुत परेशान है। इसलिए ये डीएमके के लोग सोच रहे हैं कि अगर पैसे नहीं तो कम से कम इन कामों का क्रेडिट ही खा सके, लेकिन उसमें भी उन्हें सफलता नहीं मिल रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तमिलनाडु के प्रति उनका लगाव बहुत पहले से है, लेकिन इधर कुछ वर्षों से वो जब भी तमिलनाडु आते हैं तो कुछ लोगों को दर्द होने लगता है। उन्हें इस बात से तकलीफ होती है कि भाजपा का जनाधार लगातार यहां बढ़ रहा है। 140 करोड़ भारतवासी, यही मेरा परिवार है। देश के युवा मेरा परिवार है और इसलिए मैं उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूं। देश की बहनें, बेटियां, ये मेरा परिवार है। इसलिए मैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा नए अवसर देने के लिए काम कर रहा हूं। देश के किसान, देश के गरीब, ये सब मेरे परिवार है और इसलिए मैं उन्हें एम्पावर करने के लिए खुद को खपा रहा हूं। और मेरे परिवारजनों, जिसका कोई नहीं वो भी मोदी के हैं और मोदी उनका है। अब बात करते हैं नेवी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की। नौसेना के कमांडरों का सम्मेलन आज से शुरू होने जा रहा है। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नौसेना कमांडरों को संबोधित करेंगे। इस बार ये सम्मेलन हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित किया जा रहा है, जिसका पहला चरण समुद्र में आयोजित किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नौसेना के शीर्ष कमांडर अरब सागर में नौसेना के 2 विमानवाहक पोतों में से एक विमानवाहक पोत पर होने वाले सम्मेलन में भारत की समुद्री सुरक्षा चुनौतियों की समीक्षा करेंगे। ट्विन कैरियर ऑपरेशंस में विमानवाहक आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य युद्ध क्षमता को प्रदर्शित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर्नाटक के कारवार में भारतीय नौसेना के रणनीतिक बेस पर कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी आज उद्घाटन करने वाले हैं। इन्हें हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के दीर्घकालिक सुरक्षा हितों को ध्यान में रखते हुए विकसित किया जा रहा है। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि सांसदों और विधायकों को सदन में वोट डालने या भाषण देने के लिए रिश्वत लेने के मामले में अभियोग से कोई छूट नहीं मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की सराहना की है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से झामुमो रिश्वत मामले में 5 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिए गए 1998 के फैसले को खारिज कर दिया।
जिसके द्वारा सांसदों और विधायकों को भाषण देने या वोट देने के लिए रिश्वत लेने के लिए अभियोजन से छूट दी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की सराहना की और न्यायालय के इस फैसले को शानदार करार देते हुए कहा कि इससे देश में साफ सुथरी राजनीति सुनिश्चित होगी और व्यवस्था में लोगों का विश्वास गहरा होगा। प्रधानमंत्री ने इस फैसले से संबंधित एक रिपोर्ट सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा करते हुए लिखा, स्वागतम, माननीय उच्चतम न्यायालय का एक शानदार निर्णय जो स्वच्छ राजनीति सुनिश्चित करेगा और व्यवस्था में लोगों के विश्वास को गहरा करेगा। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए सरकार के प्रयास की। साइबर फ्रॉड रोकने के लिए सोमवार को सरकार ने चक्षु पोर्टल लॉन्च किया है, जिसमें आम लोग संभावित साइबर धोखाधड़ी वाले मैसेज या कॉल का विवरण अपलोड कर सकेंगे और कानून और प्रवर्तन एजेंसियां उन पर फ्रॉड होने से पहले ही कार्रवाई कर सकेंगी। सोमवार को संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संचार साथी पोर्टल पर इन दोनों ही प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया। अगर आपके साथ कोई साइबर अपराध या फ्रॉड हो गया है तो उसे DIP पर रिपोर्ट करें और अगर कोई ऐसा फोन आ रहा है जिससे आपको साइबर फ्रॉड या अपराध होने की आशंका है तो चक्षु प्लेटफॉर्म पर उसकी रिपोर्ट करें। यूजर्स की रिपोर्ट करते ही पुलिस, बैंक जैसी एजेंसियां सक्रिय हो जाएंगी और कुछ घंटों में कार्रवाई की जा सकेगी। चक्षु पोर्टल पर किसी नंबर से फ्रॉड होने की आशंका की जानकारी देने पर उसकी पूरी पड़ताल के बाद ही उस नंबर को ब्लॉक किया जाएगा। शिकायतकर्ता की कोई जानकारी किसी से भी साझा नहीं की जाएगी। साइबर अपराध और जालसाजी रोकने के लिए 9 महीने पहले संचार साथी पोर्टल लॉन्च किया गया था। इस पोर्टल पर की गई शिकायत की मदद से 59 लाख कनेक्शन अब तक काटे जा चुके हैं। सुप्रभात में आज के लिए बस इतना ही। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास के साथ। आप बनी रहिए संसद टीवी के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। 5 मार्च साल 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। यह समझौता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड इरविन के बीच हुआ। साल 1930 में महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी। इस आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने सत्याग्रहियों के साथ साथ गांधी जी को भी गिरफ्तार किया था। इरविन ने महात्मा गांधी से बातचीत करने का फैसला किया। यह पहला मौका था जब अंग्रेज सरकार ने भारतीयों के साथ समान स्तर पर समझौता किया था। इस समझौते के साथ ही भारतीयों को नमक बनाने के साथ ही शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों के सामने धरना देने समेत कई अधिकार मिले। 5 मार्च साल 1913 को गंगूबाई हंगल का जन्म कर्नाटक के धारवाड़ में हुआ। गंगूबाई हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की प्रख्यात गायिका थीं। उन्होंने सवाई गंधर्व से संगीत की शिक्षा ली। इन्होंने ख्याल गायकी में अपनी एक अलग पहचान बनाई। गंगूबाई हंगल आधी सदी तक शास्त्रीय संगीत की महत्वपूर्ण हस्ती रहीं। इनकी आत्मकथा नन्ना बदुकिना हादू यानी मेरे जीवन का संगीत शीर्षक से प्रकाशित हुई हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत में इनके महती योगदान के लिए भारत सरकार ने इन्हें साल 1971 में पद्म भूषण और साल 2002 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया।